नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। सवाल यह उठता है आज की बहस में कि आखिर विकास की राजनीति होगी या फिर जाति की राजनीति होगी, और राजनीति का कौन सा एंगल, कौन सा प्रारूप बेहतर होगा सबों के लिए, सभी की स्वेच्छा से, सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए। क्या इस वक्त हमें अभी भी जाति की राजनीति करने की जरूरत है? जात में बंटकर अपने विकास को विनाश की तरफ करने के लिए अग्रसर होना ज्यादा बेहतर है? और जो राजनीति का जो पराक्रम देखने को मिल रहा है पूरे देश में, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जातिगत भावना से बह जाना ज्यादा बेहतर है, या फिर विकास के उन आयामों को ढूंढकर एक एक कर निकालना, उन्हें सीढ़ियां बनाना और उस ऊंचाई तक, उस फलक तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? सवाल इस पर है। मुकेश सहनी पर सवाल इसलिए है क्योंकि वो जो राजनीति कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एक बू आ रही है वो जातिगत मिलावट की बू आ रही है। खुले तौर पर इसे हम समीक्षात्मक तरीके से भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मामला क्या है यह हम आपको स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला क्या है और ग्राफिक्स के जरिए इसे हम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उस मामले को समझिए, फिर कुछ बयान सुनाएंगे और उसके बाद अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि मुकेश सहनी ने अब तक क्या कहा है कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवरोध पैदा किया। देखिए, उनके बयानों की एक एक चीज आप परखने की कोशिश कीजिए। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो ये मुकेश सहनी के बात है। जब वो उत्तर प्रदेश गए, जब उन्हें वहां का प्रशासन ने वहां उन्हें रोका, 18 जिलों में मूर्तियां लगाने की बात कही गई मुकेश सहनी तरफ से, और एक बड़ा जनाधार इकट्ठा करने की सोच रखते हुए मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। लेकिन क्या विकास की राजनीति का कोई भी एंगल अपनी जेब में लेकर गए थे? अपने साथ कोई ऐसा बैग लेकर गए थे यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर विकास की कोई बात हो? शायद नहीं। वहां पर मूर्तियां लगाई जा रही थी, फोकस किया जा रहा था, मंसूबा कुछ इस तरीके का था, और जब रोका गया तो तरह तरह की बयानबाजी, सातवें आसमान पर सहनी का गुस्सा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिहार के परिदृश्य में अगर बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन बीजेपी पर फुल वार चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एनडीए को लेकर जब मीटिंग हो रही है, सभी लोग उपस्थित हैं, आप गायब रहते हैं। जीतन राम मांझी जी आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी उस मीटिंग में उपस्थित होते हैं, आप गायब रहते हैं। बैठक के बारे में बाद में बवाल करते हैं। जिस फोरम में बोलना चाहिए वहां पर आप कुछ कह नहीं पाते। बिना प्रेस विज्ञप्ति के आप कहते हैं कि भाई पत्रकार लोग एक समय, खास समय 4:30 बजे आप पहुंच जाइए। क्या मतलब है इसका? इस सिनारियो पर विशेष तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रतिमा कुमारी, प्रवक्ता कांग्रेस से, बाद में हम बात करेंगे और भी लोगों से। प्रतिमा, इस पूरे मामले को किस तौर पर आप देख रही हैं? क्या अभी भी हमें जातिगत राजनीति पर फोकस रहते हुए क्या हम विकास की सोच भी सकते हैं? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जातिगत राजनीति की फोकस की बात नहीं है। बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने इतिहास को जानता है तो अपने पूर्वजों को, अपने नेताओं को, अपने पुरखों को मान सम्मान देता है, उनका आदर सम्मान करता है, उनकी याद में प्रतिमा स्थापित करता है। तो मैं मुकेश सहनी जी के उनका जो कार्य थे यूपी में, जो अपने श्रीमती आदरणीय फूलन देवी जी का जो प्रतिमा स्थापित करने जा रहे थे, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। हर व्यक्ति अपने समाज का बयान जरा सुनाते हैं। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, उसके ऊपर क्या किसने क्या कहा, ये सारी चीजें हम सुनाते हैं। सबसे पहले मुकेश सहनी। वहाँ के बीजेपी के ठीक है प्रतिमा जी, सरकार के साथ है, सरकार मजबूती से चलेंगे और कहीं पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। इस बात को लेकर बैठक में नहीं है, हम लोग अपना बैठक कर रहे हैं। आज विधानसभा हमने अटेंड किया, विधान परिषद अटेंड किया, सरकार के साथ है। सरकार में कोई कहीं पे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहे हैं। रहा कि एनडीए के बैठक में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि एनडीए के बैठक का मतलब होता है कि एनडीए का बात रखा जाए, सुना जाए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या मांझी जी, हम सबको मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि अगर एनडीए है तो एनडीए में एनडीए का विधायक का, एनडीए का नेता का बात रखा जाए, सुना जाए और उस हिसाब से सरकार चले।
चलिए, इसको कहा जाता है बिहार में गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज। तो ये तो भाई बात तो अलग हो गई कि नीतीश कुमार जी की सरकार है, अच्छी सरकार चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जहां एनडीए की आएगी तो हमारी तरफ से रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा। ये जरा समझने की बात है कि आखिर इसके पीछे क्या लालसा चल रही है। अभी तक अगर आप मुकेश सहनी को जानते हो तो एक बात तो तय है, गुस्से में है आज, लेकिन पलट जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इनकी हमेशा की तरह एक प्रवृत्ति रही है। कब कब विरोध रहा, ये सारे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। प्रतिमा कुमारी हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा जी, प्रतिमा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या याद है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मूर्तियां लगाने को लेकर, आपकी क्लियर नहीं आ रही, मूर्तियां लगाने को लेकर, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को दलितों, शोषितों, पिछड़ों की वोट चाहिए, और उनके मान सम्मान की जब बात होती है तो उनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है। जब आदरणीय मुकेश साहनी जी जब प्रतिमा स्थापित करने जा रहे थे अपने नेता आदरणीय फूलन देवी जी का, तो फिर इसमें बुराई क्या है। आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना तो नहीं कर रही। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कौन सी मूर्ति लगी? कोर्ट के आदेश के बाद मूर्ति, तो इस तरह से किसी राजनेता को अरेस्ट कर लेना, पुलिस के बल बूते उनको फिर वहां से वापस कर लेना, क्या बैठा करके उनसे बात नहीं कर सकते? कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए कि वो पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए कि वो गरीब अभी भी आप जातिगत रोल में देख रही हैं। जातिगत रोल में देखने की जरूरत नहीं है की गई। आप समझिए, आप मुझे एक बात एक्सप्लेन कीजिए, क्या विकास की बात आप करते हैं? जात पात विकास की बात करेंगे या फिर जातिगत बात करेंगे? दो में से एक चुनकर बताइए। टिकट देती है तो बताती है इस जाति के लोग हैं, इस वर्ग के लोग हैं, तो जात की राजनीति तो बीजेपी कर रही है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि विकास की राजनीति या जात की राजनीति, विकास से सबको फायदा है, जात से किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला। विकास के नाम पर तो आए थे मोदी जी भी, अब प्रतिमा बैठा रहे थे गुजरात में सरदार आप भी तो लगातार विकास की बात करते रहे। विकास की बात कौन नहीं करता? स्टैचू बैठा दिए। विकास की बात करिए तो विकास कीजिए। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी तो इतना है कि लोग लूटपाट करने पे उतारू है आजकल के नौजवान। तो ये जो प्रतिमा वाला जो पॉलिटिक्स है, प्रतिमा वाला गुस्सा है, तो प्रतिमा जी इसके बारे में बताइए ना आप कि किस तरह की पॉलिटिक्स मंजूर है जनता को? जनता को तो विकास चाहिए। क्यों जनता को विकास चाहिए, लेकिन वो जो पिछड़े समाज के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि देश की आजादी में 1857 में रानी झांसी की रानी के साथ साथ झलकारी बाई भी उनके साथ साथ देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। कहाँ उनका प्रतिमा बैठा है? हर समय दलित और पिछड़े समाज की महिलाओं को बैठ करके रखा जाता है। क्यों नहीं, काहे नहीं होगा? कि आने वाला पीढ़ी जो है, आने वाले समाज, आने वाला जो समय है, जो हमारे बच्चे हैं, कैसे जानेंगे कि ये हमारे समाज की वीरांगना थी फूलन देवी जी। फूलन देवी जी किताब में कितना लोग पढ़ाता है? कोई दलित का बात नहीं पढ़ाता है, पिछड़ा का बात कोई नहीं पढ़ाता है। बड़े समाज ये तो आप अपने कल्चर को लीजिए ना कि आप किस तरीके से उससे प्रोग्रेस कर रहे हैं। विकास यही तो है, विकास यही बात है। विकास इसके अलावा है क्या? अगर महापुरुषों की जीवनी हमने किताबों में पढ़ी, हमने जाना, उनके संस्कारों को जाना, तो ये तो बड़े प्रोग्रेसिव नेचर है ना। देखिए ये तो विकास है। विवेक जी, ये आदित्य योगी नाथ जी को डर था कि यूपी में यदि प्रतिमा लगती है फूलन देवी जी की, तो उनके साथ जो राजपूत वोट है, जो क्षत्रिय वोट है, उनसे खिसक जाएंगे। ऐसी कोई ऐसी नहीं देखिए, शोषित वर्ग की महिलाओं का अपमान बिल्कुल नहीं है। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कौन सी मूर्ति लग गई? उत्तर प्रदेश के किस इलाके में मूर्ति का अनावरण हुआ? आदरणीय मुकेश साहनी जी को तो हम आग्रह करेंगे कि मान सम्मान की अपनी रक्षा करते हुए आपका स्वागत है, आप महागठबंधन में आइए। चलिए हम आपसे इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी के पास चलते हैं, जरा सीधे जुड़ते हैं। ब्रजमोहन जी, इस पूरे सिनारियो को देखते हुए क्या लगता है? एक आरोप तो लगता है कि जातिगत राजनीति जो चल रही है उससे दरकिनार आप नहीं कर सकते। विकास की राजनीति सबको चाहिए, सबको में कौन है? वो जनता है, आम जनता है। एक सवाल हम जानना चाह रहे हैं, ये जो तिकड़म है, तिकड़म इसे इसलिए कह रहे हैं कि जानबूझकर एक जातिगत बात फैलाने की कोशिश हो रही है। हम बराबर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया भाई कि उत्तर प्रदेश में गली चौराहे कहीं भी कोई मूर्तियां नहीं लगेंगी, तो इसके खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ ही हिम्मत जुटा पाना कानून का उल्लंघन हो जाता है। आप सोच कर देखें, बिहार में मुकेश सहनी जी जो कर रहे थे, वहां 404 सीटों पर हमला करने के लिए वो निकल पड़े।
विवेक हाँ, तो किस एंगल पर इसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, चुनाव का वक्त है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लोजपा हो या कोई भी पार्टी हो, वीआईपी पार्टी हो, सब अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से सैनी जी अपने आप को असर्ट कर रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो गए और जिस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी जो आदमकद मूर्तियां थी फूलन देवी, स्वर्गीय फूलन देवी जी की, उनको लेकर वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये तो प्रशासन की ड्यूटी है, ये तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगा ना विवेक, अगर मूर्ति वहां पर लगाते हैं, उसको सेटअप करते हैं, तो ये तो पुलिस और जो प्रशासन है ये उसका काम है कि वो रोके। इसमें किसी एक पार्टी के खिलाफ में मुझे लगता नहीं है कि ये चीज हो रही है। कोई और भी पार्टी होगी, उनको भी इजाजत नहीं है, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, राजनीतिक दलों की बात है, उनका ये अधिकार है कि वो जाएंगे, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी इनको 165 सीटों पे चुनाव लड़ना है। अभी थोड़ी देर पहले इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ है अभी बिहार में, पटना में। तो ये इनकी इच्छा है कि 165 सीटों पे लड़े, उत्तर प्रदेश जाए, मध्य प्रदेश जाए, जहां भी मल्लाह जाति के लोग हैं, जहां भी आपको पता है कि भिंड और मुरैना और तमाम जो इटावा के आसपास का जो पूरा एरिया है उसमें काफी लोग रहते हैं, वहीं से फूलन देवी उस एरिया से बिलोंग करती थी। तो इनका हक बनता है ये जाए, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे चुनाव लड़े, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की बात है उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। चलिए, इस पर सैनी की जो राजनीति पर यहीं पर ब्रेक लगती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मूर्तियां लगाने पर रोक लगाई थी। ऐसे में 18 जिलों का चयन कर लिया गया, तो पहले तो आदेश की अवमानना वहीं होती है। दूसरी बात यह कि आपने मूर्ति लगाने की सोची ही नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर उन 18 जिलों का चयन भी कर लिया अपनी जातिगत मुताबिक कि जहां जहां पर आपकी जातियां हैं या फिर जहां से आपकी फ्रीक्वेंसी उन जातियों से मैच करती है, हम वहां पर मूर्तियां लगाएंगे। भाई, जब पहले से डिसाइड है, पहले से नियम है, कानून है, तो फिर आपने हिम्मत क्यों दिखाई? बिहार के संदर्भ में इस बात को इस तरीके से हम ले रहे हैं कि भाई आप नीतीश कुमार को वाह कह रहे हैं, लेकिन जहां बात बीजेपी की आती है तो वहां ना आप कह रहे हैं। आप मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, जबकि आपके बयानों को सपोर्ट करने वाले मांझी जी उस बैठक में मौजूद होते हैं। तो यह हो क्या रहा है? किस टाइप की राजनीति, इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद है। शक्ति सिंह यादव, जिस पूरे सिनारियो को क्या देख रहे हैं बिहार में, बिहार के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में? हम बिहार में बैठे हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं बिहार की, और हम जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या विकास की राजनीति होगी या जातिगत राजनीति में हम धराशायी होंगे? देखिए, जात है इससे कोई नकार नहीं सकता। राजनीति लेकिन जमात की होती है। राजनीति में जो निर्णय होते हैं, राजनीतिक जो ताना बाना होता है, उसमें सार्वभौमता होती है। और एक बात समझ लेनी चाहिए, जात अकट सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। पर जो सवाल सामने आन खड़ा है आपके सामने, तो मुकेश सहनी जी सरकार में हैं, और सरकार में रह करके दोनों चीज कैसे संभव है? आप सरकार से बाहर जाइए। अगर प्रतिकार करना है जिन चीज़ों के संदर्भ में, तो आप फूलन देवी प्रतिकार के प्रतीक थे, वो कोई भी जुल्म के खिलाफ वो खड़ी थी। तो आप अगर उनको अपना आइडियल मानते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये आपको प्रतिकार भी करनी चाहिए। तो सत्ता से मोह भी रखिएगा और सत्ता में रह करके दोनों बातें करिएगा। तो एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती है। अगर दम है, अगर रीढ़ की हड्डियों में ताकत है, राजनीतिक दम है, आपको लगता है कि हमारा राजनीतिक निर्णय कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो आप सत्ता से बाहर होकर करके आइए सड़कों पर और लोग कहिए कि हमारे समाज के लोगों को हम चाहते हैं मान सम्मान और प्रतिष्ठा देना चाहते हैं। जो सरकारें बैठी है, मौजूदा सरकार हमारा मुखालफत करती है, हमें कहीं रोकती है, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। मेरा मत साफ है, जात एक सत्य है, पर राजनीति होती है जमात की, सबको जोड़ जोड़ कर। अगर जात ना होता तो देश के प्रधानमंत्री जी सबका नाम नहीं गिनाते पार्लियामेंट के अंदर में कि इस जाति से हैं, इस वर्ग से हैं, इस वर्ग से मंत्री बने हैं। तो यह भी सत्य है। पर जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, रूलिंग को हर कोई को मानना पड़ता है, मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, मानना चाहिए। रूलिंग होती है, और न्याय में जिनको भरोसा है तो न्यायिक निर्णय का सम्मान भी होता है। पर इतनी बात मैं जानना जरूर चाहूंगा मुकेश सहनी जी से कि मुकेश सहनी जी सरकार में आप हैं, आप सिर्फ एक सांकेतिक आपने प्रतिकार किया कि हम बैठक में नहीं जाएंगे, एनडीए की बैठक में, तो आप सरकार से बाहर निकलिए ना। दोनों बातें एक साथ कैसे कर रहे हो? एक साथ संभव नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे कुल का, हमारे सम्मान का कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है, तो आप हटिए सरकार से। अब सरकार में मंत्री बनकर के सरकार के ट्रेजरी बेंच के सामने बैठिएगा भी, और एक तरफ एक को सराहिएगा, एक को प्रतिकार करिएगा। ये हमें बात समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि
डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है। ये दो स्टैंडर्ड की तरह राजनीति मानी जा रही है, एक तो लो है और एक डबल स्टैंडर्ड है। तो ये दोनों की राजनीति, हो सकता है कि मुकेश सैनी की राजनीतिक समझ उतनी कद्दावर ना हो, इसलिए ऐसे एक्शन वो ले रहे हैं, या फिर जहां से थिंक टैंक उनका, जहां से उन्हें उनकी मति पर असर कर रहा है, उस प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे हैं, या फिर उसे समझने में कहीं ना कहीं पीछे साबित हो रहे हैं। साफ तौर पर जरा प्रतिमा जी हमें यह बताइए, ठीक तो यहां पर मुझे एक बात लगी शक्ति सिंह यादव जी की, भाई आप साइड क्यों नहीं हो जाते? जब नहीं पसंद है, जब एनडीए में नहीं रहना चाहते हैं, बैठक अटेंड नहीं करना चाहते हैं, तो ये गुस्सा दिखाना, फिर पलट जाना, दोपहर में गुस्सा होना, फिर रात को उसी चादर में सो जाना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड लेस पॉलिटिक्स हो रही है? ये देखिए, बीजेपी अपने जितने भी घटक दल हैं जो उनके साथ रहते हैं, साथ सिर्फ सरकार चलाने के लिए वो रखते हैं, लेकिन उनको हमेशा संवैधानिक संस्थानों के द्वारा डराया धमकाया जाता है। कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि हो सकने वाली कोई नहीं, हो सकने वाले किसी भी एंगल पर यहाँ बहस नहीं होती, यहाँ जो होता है उस पर बहस है। अभी हमें दिख रहा है मुकेश सैनी का गुस्सा, बेतरतीब गुस्सा, पलट जाने वाला गुस्सा, जिस तरह से पत्रकार जाति की राजनीति, अर्थहीन राजनीति, पत्रकारों जिसका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है, भविष्य नहीं है, तो इस राजनीति को क्या नाम दीजिएगा? समाज के हैं, शोषित समाज के हैं, कहीं ना कहीं उनको डराया जाता है, कहीं ना कहीं उनको धमकाया जा रहा है, इस वजह से वो अलग होने से डर रहे हैं। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीतीश कुमार जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जानती थी, इसीलिए इनको 1.5 साल का ही विधान परिषद में इनको नाम किया था और कम ही दिन का इनका रिचार्ज कूपन हुआ था। क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है पॉलिटिक्स का, जिस तरह से आप महागठबंधन से भागे थे, जिस तरह का आपने आभा दिखाया था, जिस तरह का आपने रूप दिखाया था, तो निश्चित तौर पर समाज में ये बातें खुल करके जाती है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मान करके एनडीए के नेताओं ने इनका रिचार्ज कूपन का दायरा 22 तक ही रखा, क्योंकि 22 तक अगर नहीं रखते रिचार्ज कूपन का इनका, तो निश्चित तौर पर या और कोई स्वांग रचते। हमारा मत साफ है कि अगर स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करनी है तो 2 टूक करिए। आप वीरांगना को मानते हैं आइडियल, फूलन देवी को मानते हैं, फूलन देवी ने अपने जीवन पर्यंत अपने जिन चीजों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया, वो डबल स्टैंडर्ड नहीं था, वो सिंगल स्टैंडर्ड था, एक लाइन था, वो लाइन और लेंथ दोनों समान रूप से खींची हुई गई थी। आप आदर्श मानने चले हैं, आप मानते हैं कि हमारे कुल का, हमारे जात का, शक्ति सिंह यादव जी कांग्रेस ही तो आदर्श मान रही है, उस रूप में एक्शन तो होना चाहिए। अभी तक प्रतिमा जी ने जितनी बात कही उस प्रतिमा के बारे में और मुकेश सैनी जी के बारे में, वो तो एक आदर्श ही पेश कर रहे हैं कि मुकेश सैनी की जो पॉलिटिक्स है वो तो भाई उन्नत किस्म की है। देखिए विवेक जी, एक बात जान लीजिए, मेरा मत साफ, यह भी इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल बैंडेटा जिस रूप में देश में चल रहा है, अधिनायकवाद चल रहा है, वह भी एक कारण है, लेकिन उस कारण को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। पर इतना बात सत्य है कि जो अभी सामने मौजूदा जो दृश्य है और जिस तरह की चीजें सामने खुल करके आई है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का सवाल हो या फिर इनको समाज के मान और सम्मान का प्रतिष्ठा देने का सवाल हो, 2 बातें एक साथ कतई संभव नहीं है राजनीति। चलिए जरा ब्रज जी के पास चलते हैं। भी खाएंगे ये अगर हम पूरे विधानसभा के स्ट्रक्चर को अगर देखें, 4 सीटें महत्वपूर्ण रखती हैं। हो सकता है कि मुकेश सैनी के दिमाग में 4 और सरप्लस सीटों का एक बवंडर चल रहा होगा कि हम आगे निकलेंगे तो कोई तो होगा, लेकिन अभी तक का जो उनका पुराना चैप्टर रहा उसमें कहीं भी देखने से ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी हिम्मत वो जुटा पाते हैं, गुस्साते हैं और हमने कहा कि रात में घर लौट जाते हैं। तो इस बार कुछ ऐसा ही होगा। आप क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं इसे? दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर उन्होंने काफी विवाद भी खड़ा हुआ। वो दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वापस आए, फिर वहां से आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात भी हुई, उसके बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन ये जब उत्तर प्रदेश के चुनाव को बैकग्राउंड में रख के आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें भी सामने आएंगी। शक्ति जी को हम सुन रहे थे अभी, तो वो कह रहे थे कि अगर मत विभिन्नता है तो सरकार से बाहर क्यों नहीं आते। अभी की स्थिति अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों जो कास्ट सेंसस है इस मुद्दे पर एक ही पेज पे है खड़े। अभी भारतीय जनता पार्टी दूसरे पेज पे खड़ी है, वहीं राजद और जदयू एक तरह की बात कर रही है कास्ट सेंसस को लेके। तो इश्यूज को लेके आपके अंदर, आपके गठबंधन के अंदर में मत विभिन्नता हो सकती है, अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन
इनको सरकार के अंदर ये अगर बने हुए तो अपनी इच्छा से बने हुए ना, ये तो दबाव से नहीं बने हुए। 4 सीट इनके पास है, 4 सीट हम के पास भी है। अगर ये 4 है तभी तो ये सरकार के अंदर है, दबाव से तो कोई सरकार के अंदर रहता नहीं है। तो आज मीटिंग में नहीं आए तो जाहिर है कि ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश का 403 के आसपास में सीटें हैं, इनको भी चुनाव लड़ना है। वहां अपना जो कद है इनको भी अपना बड़ा करना है, जो महत्वाकांक्षा इनकी है उसको आगे लेके ये जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाएंगे? पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति में इसी वजह बिल्कुल। से। जब वीआईपी अपनी पार्टी का नाम इन्होंने दिया था तो कहा था कि सबसे बड़ी आबादी के रहनुमा के तौर पर हम सामने आ रहे हैं, तो बड़ी राजनीति, इसका मतलब वीआईपी तो हमारी हाथ में। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, जरा एक बार फिर चलते हैं। शक्ति सिंह यादव जी, आप कह रहे हैं कि अगर खुलकर आना है तो खुलकर आ जाइए, लेकिन ट्वीट जो मुकेश सहनी ने किया इस पूरे प्रकरण के बाद, उससे तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, मैं खुश और न खुश का सवाल नहीं है विवेक जी। ब्रजमोहन जी ने जो कहा, एक बात स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा। देखिए, कास्ट सेंसस का जो आधार बना था, शायद हमको लगता है सबको पता, आप सब लोगों को पता है, लंबे समय से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कास्ट सेंसस आदरणीय लालू प्रसाद जी 1900 आप देखे होंगे 11 के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में जो चीज़ें सामने खुलकर आई थी, दैट टाइम गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट था, और उसमें उनकी जो रोल थे, हमारा था कि भाई जातीय आधारित जो हमारा गणना है उसके संदर्भ में हमारा राय स्पष्ट था कि भाई देश के अंदर में जो माली हालात है, चाहे किसी जाति, ब्राह्मण हो या दलित हो, पिछड़ा हो या तो पिछड़ा हो, एनी कास्ट, जो भीख मांग के खाते हैं, कमरे में गुजारा करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो किस वर्ग के हैं, ताकि उन्नयन कैसे हो। तो इस सवाल पर मेरा पुराना मांग है, इस पर मांग ये कंसेप्ट, यानी कि आरजेडी का अभी फिलहाल का कहना यह है कि हम विकास की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन दरकिनार नहीं कर सकते जातीय राजनीति को। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और इस चर्चा का लबोलुआब इस बात को लेकर है कि अगर मुकेश सहनी पॉलिटिक्स करने चले हैं तो विकास को आगे रखें, समझाएं विकास कैसे होता है, जिस पार्टी में, जिस दल में, जिस गठबंधन में है, वहां विकास को लेकर क्या बात होती है, क्या रणनीति योजनाएं बनती हैं, इस पर फोकस रखना ज्यादा जरूरी है, ना कि आप अपने मन की करें, कहीं भी जाकर मूर्तियां लगवा दें और उससे लोग जुटकर आपको वोट दे दें। ऐसी राजनीति नहीं होती है। डबल स्टैंडर्ड तो बिल्कुल नहीं और स्टैंडलेस भी नहीं। खबरें लगातार जारी हैं।